नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को वो लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 7 से। तो यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है लाइन बाय लाइन कि आप बिल्कुल सीरीज से मैथ पढ़े, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 7 मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आप कंप्लीट मैथ इसी प्रकार लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़े से और अधिक व्यंजक और उनके पदों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें रूल फॉलो करने हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था कि यदि हम योग कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो पदों की अदला-बदली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कोई पद पहले लिख दीजिए, चाहे बाद में लिख दीजिए, किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि उनका समूह बनाएँगे तो भी उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें 2 प्रॉपर्टी पता चली थी, एक क्रम विनिमयता और दूसरा था साचार्यता, कि योग के पदों में आपका क्रम विनिमयता भी होती है कि क्रम किसी प्रकार से अरेंज कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपका एक समूहीकरण से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले 2 को जोड़ दीजिए, मान लीजिए आप 3 चीज़ों को जोड़ना है, पहले इन 2 को जोड़ दीजिए, फिर बाद में इसको जोड़ दीजिए, इस उसमें उत्तर आपका सेम आएगा। चाहे पहले इन 2 को जोड़ दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम पढ़ चुके। आज हम आगे देखेंगे कि आगे किस प्रकार से आपको रूल दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर अम्मू, चरण, मधु और जॉन एक होटल में गए, 4 डोसे मँगवाए भी। कितने डोसे मँगवाए? 4 डोसे मँगवाए। प्रत्येक का मूल्य ₹23 है और परोसने वाले को ₹5 की धनराशि देकर धन्यवाद देना चाहा। कुल मूल्य की व्याख्या करने के लिए व्यंजक लिखने हैं अभी। ठीक है? तो आपको कुल मूल्य कितना है अभी? तो सबसे पहले 4 डोसे का मूल्य है। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है अब फ़िलहाल देखिए कि अम्मू, चरण, मधु और जॉन का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या देखनी है कि डोसे का मूल्य देखना है और डोसे की क्या है संख्या देखनी है। तो आपको पता है कि एक डोसे का मूल्य कितना है? ₹23 दे रखा है और कुल डोसे उन्होंने कितने मँगवाए? 4। तो उसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका डोसे के मूल्य के लिए व्यंजक भी। ठीक है? कुल मूल्य की व्याख्या, ये तो आपका क्या आ गया? डोसे का क्या आ गया? आपका व्यंजक आ गया। अब आपको क्या करना, उन्होंने ₹5 वेटर को भी दिए थे। किसको दिए थे? ₹5 वेटर को भी दिए थे। तो इतने रुपए उनके लगेंगे और प्लस में ये जो ₹5 वेटर को टिप दिए थे, इतना उनका टोटल खर्चा हुआ, ये आपका व्यंजक आपका होगा। ठीक है? और इसको आप इस प्रकार से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि इन 200 की जो मूल्य है ना इसको, तो ये आपका व्यंजक आपको उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं भई, ठीक है? इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए भई, 4 गुणा में 23 ये आपका एक व्यंजक हो गया। आपका व्यंजक क्या आया? 4 गुणा में 23 प्लस में 5। और आपको बताया था रूल पिछले लेक्चर में कि पहले हमें पद ढूँढने हैं कि पद कौन-कौन से हैं। अब आप निशान लगा के ऐसे गोले लगा के पदों को लिख रहे हैं, लेकिन बाद में अब जब आपके माइंड में ये बात फिक्स हो जाएगी, तो अपने आप पदों को ढूँढ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए पद कैसे पता चलेगा कि आपको प्लस का निशान है और उसके जो आजू-बाजू होंगे वो आपके पद होंगे। तो ये आपका बीच में एक प्लस का निशान आया है, तो एक ये 5 पद हो गया और एक ये पद हो गया। तो पहले आप पदों की वैल्यू निकालेंगे, तो पद आपका इसकी वैल्यू तो 5 फिक्स है, 4 गुणा में 23 तो कितना आ गया ये 92 प्लस में 5 ये पदों की वैल्यू आ गई ना आपके पास। अब इसका टोटल मान आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए 97। तो क्या आपको समझ में आया? इस प्रकार व्यंजक को सही लिखने की विधि ये थी आपकी 4 गुणा में 23 प्लस में 5। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया होगा। यदि 200 की कुल संख्या 7 तक पहुंच जाती और धन्यवाद राशि, मतलब वेटर को जो टिप देते हैं ना खुशी से कि ले भी ₹10 तू रख ले, उसको अब धन्यवाद राशि बोलते हैं, उन्हें कितने रुपए देने होंगे? इस स्थिति के लिए एक व्यंजक लिखिए और इसके पदों की पहचान कीजिए भी। इसके लिए हम व्यंजक लिखते हैं भी। अब 200 की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, 23 गुणा में 7 और प्लस में कितना था धन्यवाद राशि उतनी ही थी जितनी पहले थी। पहले कितनी थी? ₹5, तो अब भी कितनी है? 5।
तो आपको अब पद देखिए, ये प्लस का निशान है आपका, एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हुआ, तो आप प्लस 5 और इसको क्या कर दीजिए, दो जोड़ दीजिए। 23 सत्ते कितने होते हैं, डायरेक्ट आप याद रखिए, डायरेक्ट याद नहीं तो गुणा करके लिख दीजिए। 7 तिये 21 का 1, 7 दूनी 14, 14 और 2 हासिल थी आपकी 16। अब आप इनको जोड़ दीजिए, आपका कुल लागत आ जाएगी। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। अब कहता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी खेल रहे हैं, ठीक है? एक कक्षा में अगला उदाहरण है आपका, एक कक्षा में विद्यार्थी खेल रहे हैं, पहाड़ पर आग लगी, भागो, भागो। जब भी शिक्षक कोई संख्या बोलता तो विद्यार्थी स्वयं को उस संख्या के समूह में व्यवस्थित करना होता है। जब कोई भी घोषणा किए गए समूह के आकार का भाग नहीं बनता, तो वह खेल से बाहर हो जाता है भी। ठीक है? तो मतलब कि बताया गया कि मान लेते हैं कि कुछ कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ठीक है? और मान लिया कि आग लगी है, तो टीचर कहता है कि जैसे आपकी कक्षा में 12 बच्चे हैं। क्या है? 12 बच्चे। तो टीचर कहेगा कि आपको समूह बनाने हैं। जो समूह से बाहर हो गया, वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ठीक है? तो 12 बच्चे थे, तो टीचर ने कहा आग लगी है, भागो, भागो। तो बच्चों ने 3-3 के समूह बना लिए, तो 4 समूह में सारे अरेंज हो गए, कोई बाहर नहीं बना अभी। ठीक है? तो टीचर ने कहा 3 के समूह बनाने, तो 3-3 में सारे आ गए ना, 3 का ग्रुप 6 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 12 हो गए। टीचर ने कहा 4-4 का ग्रुप बना लीजिए, तो 4 4 8 4 तिये 12, 3 ग्रुप बन गए, फिर भी कोई बाहर नहीं हुआ। अब की बार टीचर ने कहा कि 5-5 का ग्रुप बनाइए, तो 5 का 1 बनेगा, फिर 5 का 10, लेकिन 2 बच्चे हैं जो ग्रुप में नहीं शामिल होंगे, जल्दी से उन्होंने अरेंज करना पड़ेगा ग्रुपों में, तो 2 बच्चे अरेंज नहीं होंगे, वो गेम से बाहर हो जाएँगे। फिर हमारी संख्या कितनी बच जाएगी? 10। फिर टीचर इसी प्रकार कहेगा 3-3 का ग्रुप बनाइए, तो 3, 3 6, 3 9, एक जो बच्चा जो बाहर रह जाएगा, वो आउट हो जाएगा गेम से। तो इस प्रकार के गेम की कल्पना की गई है। तो चलिए भई, रूबी आराम करना चाहती थी, इसलिए वे कक्षा में एक तरफ बैठकर उनका खेल देख रही थी। अन्य 33 विद्यार्थी कक्षा में खेल रहे थे। शिक्षक ने 5 बोला भी, तो रूबी तो खेल नहीं रही थी। आपको बात समझ में आ गई। तो शिक्षक ने क्या बोला कि 33 बच्चे अन्य, देखिए टोटल बच्चे कितने हो गए, इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि टोटल बच्चे हो गए 33 प्लस में 1, क्योंकि रूबी थी वो बाहर बैठ गई थी। और टीचर ने क्या कहा, 5-5 बोला भी। तो 5-5 बोला तो कितने ग्रुप बन जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 5 का एक ग्रुप, 5 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर आपके ये 15 हो गए, फिर आपके ये 20 हो गए, फिर आपके ये 25 और फिर आपके ये 30 ग्रुप हो गए और प्लस में 3। तो मतलब ये 3 बच्चे जो होंगे ये क्या हो जाएँगे, आपके बाहर हो जाएँगे। ये देखिए इन 5-5 बच्चों ने ग्रुप बना लिए, 6 ग्रुप बन गए और ये 3 गेम से बाहर हो जाएँगे। तो शिक्षक ने 5 बोला, जैसे ही विद्यार्थियों ने समूह व्यवस्थित हो गए तो रूबी ने इस प्रकार से व्यंजक लिखा भी। ठीक है? तो व्यंजक कैसे लिखेंगे कि 6 ग्रुप बने हैं आपके, कितने के बने हैं? 5-5 के और प्लस वो क्या है 3 जो बच गए जो ग्रुप में नहीं आए, तो ये व्यंजक आपके लिए लिखा गया। सोचिए और चर्चा कीजिए उसने यह क्यों लिखा? पदों के रूप में लिखा गया व्यंजक भी। तो 6 गुणा में 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5-5 के 6 ग्रुप बचे हैं और प्लस में कितने रह गए? 3 शेष रह गए, उनको प्लस में लिखा गया है। ये गेम खेलने वालों की कुल बच्चों की संख्या का क्या है? व्यंजक है। ठीक है? 33 बच्चे गेम खेल रहे थे, उसका ये व्यंजक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इस प्रकार से क्यों लिखा? क्योंकि 5-5 के 6 ग्रुप बनाए हैं और 3 बच्चे जो शेष रह गए उनको जोड़ दिया गया है और ये व्यंजक किसके लिए है? कक्षा में खेलने वाले कुल बच्चों के लिए। ठीक है? और यदि मैं यहाँ पे एक और लिख दूँ, तो ये व्यंजक हो जाएगा कक्षा में कुल बच्चों के लिए, क्योंकि एक बच्चा गेम नहीं खेल रहा था, रूबी। सिंपल है बात। अब तो आप व्यंजक बना दोगे, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होगा अभी। नीचे दी गई संख्या प्रत्येक स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए और उसके पदों को पहचान लिए भी। यदि शिक्षक ने 4 बोला होता तो रूबी क्या लिखती कि खेल कितने रहे थे आपके 33, तो 4 बोला होता तो कितने ग्रुप बनते? तो आपको देखना है कि 4 बोला होता तो 4, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 8 ग्रुप बनते भी। 4-4 के कितने? 4 अट्ठे 32, ये आपके 4-4 के 8 ग्रुप बन गए, 32 बच्चे आ गए और प्लस में 1 बच गया ना, टोटल कितने थे? 33। जो बच्चे गेम खेल रहे थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर शिक्षक ने 4 बोला होता, सॉरी 7 बोला होता तो क्या लिखती भई? तो आप कहते सर 7 बोला होता तो 7 गुणा में 4, 4 तो ग्रुप बन जाते, 28 हो गए। अब बच कितने गए? आप कहते सर
5 बच गए, ये व्यंजक आपके लिए लिखते हैं। उपरोक्त विधि के समान अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के लिए व्यंजक लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो अपनी कक्षा में है ना, अपनी कक्षा में ये गेम खेल के देखिए अभी, ठीक है? आप कहेंगे सर ग्रुप कैसे बनाएँगे? आप लाइन खींच दीजिए कि 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, बच्चों को पीछे खड़ा कर दीजिए और जल्दी से क्या है इस ग्रुप में खड़ा होना है। जो एक्स्ट्रा बच्चा होगा वो भी बाहर हो जाएगा। मान लो आपने 4 के ग्रुप का कहा है, तो 5 बच्चे आ गए ना किसी ग्रुप में, तो 1 बच्चा उससे बाहर हो जाएगा। ठीक है? जो पहले 4 बच्चे आएँगे इन लाइनों पे जल्दी से ग्रुप बनाने के लिए, वो क्या होंगे आपके गेम में आगे जाएँगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, अब आगे अजीब है। उदाहरण नंबर 9, रघु ने थोक बाजार से 100 किलोग्राम चावल खरीदे भी और उन्हें 2 किलोग्राम के पैकेट में पैक किया। चावल कितने थे? 100 किलोग्राम। कितने थे? 100 किलोग्राम। और कितने में पैक किया? 2 किलोग्राम का एक पैकेट में पैक किया। तो 100 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम अगर आपको पैकेट बनाने हैं, तो आपको क्या करेंगे? 100 भाग में 2, कितने पैकेट बनेंगे? 50। कितने पैकेट बनेंगे? 50। ठीक है? अब उसके पास 2 किलोग्राम चावल के कितने पैकेट है, उस संख्या के लिए व्यंजक लिखिए और पदों की पहचान कीजिए। उसके पास पहले से 4 पैकेट थे भी। कितने थे? 4 पैकेट थे। पहले से कितने थे? 4। तो पहले से तो उसके 4 थे और प्लस में उसके पास कितने आ गए? 100 भाग में 2। इसका मतलब होता है भाग में लिखना अभी। 50 ये हो जाएँगे। तो पदों की पहचान भी, ये तो आपका व्यंजक हो गया। तो प्लस का निशान के एक व्यंजक ये हो गया आपके, एक व्यंजक ये हो गया और आपको बताया गया कि पहले व्यंजक का क्या निकालिए, सॉरी पदों का क्या निकालिए, मान निकालिए। तो ये तो 4 ही है, इसका मान कितना आएगा? 50। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 प्लस में 50। ये कितना आ जाएगा आपका? 54 उसके पास पैकेट हो जाएँगे। क्लियर है, आसान है बिल्कुल, इतना ज़्यादा तो मुश्किल भी नहीं है। कनन के पास 1 और 5 रुपए के सिक्कों और रुपए 10, 20, 50 और 100 के नोटों का उपयोग करके दुकानदार 432 चुकाने को कहता है, वह कैसे कर सकता है भई? ठीक है, उसके पास क्या है कि कनक को 1 रुपए और रुपए 5 के सिक्कों और 10, 20, 30, 40, 50, 100 के उसके पास सारे नोट हैं, तो उसको कुल कितने रुपए चुकाने? 432। तो वो बताइए कितने रुपए का वो प्रयोग करेगा अभी? ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेके चलना। अगर आपको यूज़ होता है तो उस संख्या का यूज़ कर लीजिए। उसको रुपए कितने चुकाने हैं? 432। इसको कैसे करेंगे आप? रुपए कितने चुकाने हैं इसको? 432। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लीजिए आप। 100 के नोट से कितने रुपए चुका सकते हैं? आप कहेंगे सर 100 के नोट से तो हम अगर 100-100 के 4 कर देंगे ना, तो 400 रुपए चुकता हो जाएँगे। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? 100 गुणा में 4। 400 रुपए आपने दे दिए। अब कितने रुपए और आपको देने हैं? 32। क्या देने हैं? 32। अब आप बताइए 50 तो ज़्यादा हो जाएँगे, आप 50 रुपए भी उसको नहीं देंगे। फिर आपके पास है 20 रुपए का नोट। तो यदि 20 रुपए का एक नोट और आप दे देंगे, तो आप 20 रुपए चुका देंगे ना 32 में से, तो आप ये प्लस का निशान लगा दिया और आपने कह दिया 20 रुपए का एक नोट आपने उसको दे दिया, 20 और रुपए आपने उसको दे दिए, तो कितने रुपए और चुकाने हैं आपने? 12 रुपए उसके और चुकाने हैं। फिर 10 रुपए का आप कहेंगे सर 10 रुपए का हम उसको एक नोट दे देंगे। ठीक है? तो आपने क्या किया? प्लस 10 गुणा में 1। 10 गुणा में 1 नोट आप उसे दे देंगे। चीज़ें क्लियर हैं आपको? ठीक है। फिर आपको क्या करना, रुपए कितने बच गए? 12 थे, 2 रुपए और बच गए। फिर आप 5 रुपए भी उसको नहीं देंगे, 1 रुपए के 2 नोट आप उसको दे देंगे, 1 रुपए के 2 सिक्के आप उसको दे देंगे, प्लस 1 रुपए के आपने 2 सिक्के दे दिए, तो ये इसके लिए व्यंजक आपका हो गया। ठीक है? अब पदों की संख्या अगर हम निकालें, तो ये आपके पदों की संख्या हो गई 1 प्लस का निशान है ना, 2 और आपका ये 3 और ये आपका 4। चीज़ें क्लियर? तो ये आपके व्यंजक आपको लिखने थे इस प्रकार से। इसको अगर फिर आपको सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे? पदों की संख्या लिखेंगे, पदों का एग्ज़ैक्ट मान लिखेंगे, इस पद को सोल्व कीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका? 400 प्लस में ये कितना आ जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा आपका? 10 और ये कितना आ जाएगा आपका? 2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 432। आप इस प्रकार से उसके रुपए चुका सकते हैं। आप कहेंगे सर हम 10-10 के रुपए दे देंगे, 400 रुपए का आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। मेन है कि आपको व्यंजक
व्यंजकों को लिखना कि किस प्रकार से व्यंजक और पदों को पहचानना, ये बात आपको समझनी है। उपरोक्त दोनों व्यंजकों में पदों की पहचान कीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे अलग-अलग तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ से देखिए एक बार। इसमें देखिए इसने कहा कि ₹400 के आप 4 नोट देंगे, ₹20 का 1 नोट देंगे, ₹10 का 1, 2 की ये हमारे वाला इसने कर दिया। तो ये आपके इसमें हम पदों की पहचान करते हैं। पद आपका 1 प्लस का निशान आ गया ना? ये आपके 4 पद हो गए। फिर कहता है कि एक ने दूसरा तरीका अपनाया, 50-50 के 8 नोट दे दिए उसने। तो ये आपके कितने हो गए? 400 हो गए एक पद। फिर 10 का उसने 1 दिया, फिर ₹5 के कितने दिए? 4 दिए और ₹2 का 1 दिया। तो इस प्रकार से भी आप ₹432 चुका सकते हैं। ठीक है? आपके पास ये नोट हैं अभी, ठीक है? उपरोक्त पदों की पहचान कीजिए। क्या आप 432 देने के लिए कुछ अन्य तरीके सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं भई, ठीक है? हम क्या करते हैं कि जो इसके कितने रुपए देने थे हमें? ₹432 देने थे अभी। तो मैं क्या करता हूँ उसको 40 नोट या फिर 43 थे ना, 43 नोट मैं उसको 10-10 के देता हूँ भई। क्या है? 43 10-10 के दे दिए तो कितने हो जाएँगे प्लस में 1-1 के उसको 2 सिक्के देता हूँ, तो ये जो आपका पद कितना हो गया 430 और ये प्लस में 2। आप किसी प्रकार से ये ₹432 मैं इसके इस प्रकार से भी चुका सकता हूँ। चीज़ें क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए भी, यहाँ 2 चित्र दिए गए, दोनों व्यवस्थाओं में से कौन-सी व्यवस्था व्यंजक 5 गुणा 2 प्लस 3 से मेल खाती है अभी? तो यहाँ 2 दिए गए हैं, तो इससे मेल कौन-सी खाती है अभी? तो सबसे पहले देखिए 5 गुणा में 2 कि आपका 5 गुणा में 2 ये 2 हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका मान 10 आ रहा है तो ये इससे मेल खागी ना ये क्या है हरे कलर के 5 गुणा में 2 और प्लस में क्या है ये 3 तो ये व्यवस्था इससे मेल खा रही है तो आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगर इस व्यवस्था के लिए मैं लिखूं तो ये क्या लिखे येलो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 5 5 के क्या हैं 2 हैं 5-5 के क्या हैं? 2 हैं और ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या है आपके 3-3 के आपके 2 हैं। तो ये व्यंजक इसके लिए है और हमारे वाला व्यंजक ये। इसके लिए भी आपने लिख दिया। कोई डाउट नहीं आपको? 5 गुणा 2 प्लस 3 अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 यह व्यंजक 5 गुणा 2 प्लस 3 5 गुणा 2 से 3 अधिक के रूप में समझा जा सकता है जो बाई ओर की अवस्था को दर्शाता है अब आप मुझे बता दीजिए कि बाई ओर की अवस्था कौन सी होती है यदि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ ना तो बाई ओर होता है मेरा लेफ्ट हैंड ठीक है और मैं जब इसकी तरफ देखूंगा तो बाई ओर कौन सा आएगा ये वाला जो हमने आंसर सही निकाला है कोई डाउट आपको आगे बढ़ जाएं पीले और नीले वर्गों की संख्या का उपयोग करते हुए दाईं ओर की अवस्था के लिए व्यंजक तो मैंने आपको बता दिया था अभी तो क्या आपको कोष्ठकों का उपयोग याद है इसके लिए हम कोष्ठक का उपयोग की आवश्यकता है देखिए पीले के लिए देखिए एक तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा ये भी आपका सही होगा लेकिन यदि हम एक साथ इसको लिखें ना ये व्यंजक भी इसके लिए बिल्कुल सही है जो आपने लिखा है एक व्यंजक हम इसमें लिख सकते हैं कि इनको जोड़ रखा है अभी तो ये क्या है आपका 5 प्लस में 3 है क्या है 5 प्लस में 3 है एक स्तंभ में क्या है 5 प्लस में 3 और ऐसे कितने हैं आपको इसको कोष्टक के उपयोग के लिए इसको 2 दिखाना पड़ेगा कि सेम प्रकार के जिनमें जोड़ हो ना बीच में तो उसको कोष्टक के द्वारा 2 ये व्यंजक आपका आ जाएगा चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ से और ये आप इसको खोल के लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है। आ गई बात समझ में? तो चलो ये देखते हैं आपको क्या समझाना चाहता है अभी। ध्यान दीजिए कि इस अवस्था को इस प्रकार से दर्शाया जाता है 5 प्लस 3 प्लस में 5 प्लस में 3। 1 मिनट रुकना अभी, 1 मिनट रुकना। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये कह रहा है कि 5 प्लस 3 5 प्लस 3 ऐसे लिख दीजिए चाहे चाहे ये लिख दीजिए। मैंने कहा था कि एक व्यंजक को आप अलग-अलग प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अब आ जाइए यहाँ पर भी, आपकी जो एक्सरसाइज़ है शायद आप इसके लिए आए होंगे और आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी होगी, ठीक है? प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए नीचे गए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए भी। तो चलो ठीक है भी।
पदों को लिखते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यदि माइनस का निशान है दो पदों के बीच में, तो उस निशान को आपको प्लस का बनाना होगा। तो सबसे पहले वाली संख्या में हमारे पास माइनस का निशान आ चुका है, तो सबसे पहले हम इसको प्लस को बनाते हैं। तो मैं यहाँ आपको लिखता हूँ, ये आपको दिख जाए 28 माइनस 7 प्लस में 8, ये है आपके पास। तो सबसे पहले आपको माइनस को क्या करना है, प्लस बनाना है, और माइनस को प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्लस माइनस लिख देंगे। आपको शॉर्ट मैंने बता रखा है 28 प्लस में, और इसको क्या लिख देंगे आप, -7 ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस में 8। प्लस आ गए आपके पास सारे, और कोई निशान तो नहीं है। अब इसके पदों को लिखिए, आप राउंड सर्कल लगा दीजिए, एक पद, दो पद और आपके तीन पद, तीनों पद आप लिख देंगे। अब आप दिए गए व्यंजकों के मान भी ज्ञात करने। अब देखिए आपके पास यदि मैं लिखूं, यहीं से आपका सोल्व हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला तरीका था ना, 28 और 8 प्लस प्लस के कितने हैं, आप कहेंगे सर प्लस के 28 और 8 कितने हैं, 26 हैं। सॉरी, 28 और 8 कितने हो गए, 36, और माइनस के 7 हैं, किसके परिवार के ज़्यादा, प्लस के परिवार के ज़्यादा। कितने ज़्यादा हैं, आप कहेंगे सर ये 29 ज़्यादा है। तो पहले का उत्तर कितना आ गया आपका, 29। चीज़ें क्लियर। उसी प्रकार आप बी में आइए भी। बी में क्या है आपका, 39 माइनस 2 गुणा में 6 प्लस में 11। पहला काम क्या है, दो पदों के बीच में माइनस का निशान है, तो उसको पहले प्लस का बनाइए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 39 प्लस में -2 -2 गुणा में 6 और प्लस में आपका 11। अब आप क्या कीजिए, जो आपके प्लस में है पदों की पहचान कीजिए। पदों की पहचान अब आप प्लस के निशान से आराम से कर सकते हैं। एक पद आपका 39 हो गया, एक पद आपका ये हो गया, और एक पद आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, पहले आपको पदों का मान है, तो ये आपके दो, -2 और 6 की गुणा करेंगे, तो ये तो आपका आ गया -12। पदों को सोल्व करना है, ये आपका 11 ही रहेगा, और ये आपका 39। अब आप देखिए प्लस के आपके पास कितने हो गए, 39 और 11 आपके पास प्लस के हो गए 50, और माइनस वाले परिवार के हैं 12। तो किस परिवार के ज़्यादा हैं, आप कहेंगे सर प्लस वाले परिवार के ज़्यादा हैं। और कितने ज़्यादा हैं, आप कहेंगे 38। कितने हैं, 38। चीज़ें क्लियर आपके लिए। उसी प्रकार इसमें देखिए भी आप, माइनस आया है, तो माइनस को क्या करेंगे आप, प्लस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, एक बार इस साइड में लिखवा देता हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना। तो ये मैं लिखता हूँ आपका 40 -10 +10 और आपका +10। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप इसे प्लस का बनाएंगे, 40 प्लस -10 +10 और आपका +10। यहाँ से आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में? थोड़ा-सा इसके ऊपर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पद आ गए, एक 40 पद है आपका, एक -10 है, एक 10 है, और आपका ये 10 है। तो इन पदों को ऐसे लिख दूँ मैं, 40 -10 और ये आपका एक 10 और एक 10 और आपका हो जाएगा। ये 4 पद आपके पास आ गए। अब इनको प्लस के कितने हो गए, 40, 50, 60, और माइनस का कितना है, 10। तो किसके ज़्यादा हैं, आप कहेंगे सर प्लस वाले ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, माइनस का तो 10 है, प्लस का 60 है। तो इसका मतलब कितना हो गया, प्लस के 50 आपका उत्तर आ गया इस व्यंजक का। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आपको कॉपी में हूबहू इनके पदों की संख्या और इनका वैल्यू निकालनी। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ताकि आने वाले 2 क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ भी। कोई भी आपको डाउट आता है, समझने में दिक्कत आती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब ये आपका, ये क्या है आपका, कि 48 -10 गुणा में 2 प्लस में 16 भाग में 2। ये है आपका। पहला काम क्या है, अगर माइनस का निशान है दो
पदों के बीच में, तो उसको आप प्लस का बनाएँगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ एक बार, 48 ये प्लस हो जाएगा और ये आपका -10 इंटू में 2 और प्लस का 16 भाग में 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये जो माइनस का निशान था इसको हमने प्लस का बना लिया। अब पद देखिए आपके कौन से हैं। पद आपका ये 48 है, ये वाला पद है आपका और ये वाला 3 पद आपके पास है। पहले आप इन पदों की वैल्यू निकालेंगे। तो 48 की वैल्यू कितनी है? 48 ही है, प्लस में भी सॉरी इस पद की वैल्यू देखिए कितनी है? 10 दूनी 20, -10 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? माइनस का 20। माइनस का 20 और ये 16 भाग में 2, 16 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, आपका उत्तर कितना आएगा? 8। अब आप देखिए कि प्लस वाले कितने हैं? प्लस के 48 और 8 कितने? 56। 48 और 8 कितने? 56 प्लस के हो गए और माइनस का कितना है आपका? 20। तो 56 में से 20 गए, कितने बचेंगे आपके? 36। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 36। कोई डाउट आपको? चीज़ें क्लियर हैं आपकी? अब यहाँ पे आ जाइए, आगे एक क्वेश्चन और है आपके लिए इसी प्रकार का। 6 गुणा में 3 माइनस 4। तो ये देखिए भी, 6 गुणा में 3 माइनस 4 गुणा में 8 गुणा में 5। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिए पहला काम है माइनस को प्लस बनाना। बिल्कुल आसान है। 6 गुणा में 3 प्लस में माइनस 4 गुणा में 8 गुणा में 5। 2 पद आपके पास आ चुके। एक पद ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 18। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 18। अब इसकी वैल्यू -4, 4 अट्ठे 32, 32 पंजे 110, 110 किसके? माइनस के 110। आपको क्लियर? सॉरी 32 पंजे 110 नहीं होते, 160 होते हैं। कितने होते हैं? 160। 160 में से 18, आप बताइए किसके ज़्यादा हैं आपके? इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि 4 प्लस माइनस 160। तो अब किसके ज़्यादा, अगर इसको और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो 18 माइनस 160 वही आएगा जो पदों की हमारी संख्या थी। 160 में से 18 गए, किसके ज़्यादा सर? माइनस के ज़्यादा हैं। अब कितने ज़्यादा हैं? 142। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। चीज़ें क्लियर? कॉपी पेन साथ रखा करो, एक बार निकाल के देख लिया करो, जहाँ अटकते हो वहाँ से एक बार दोबारा प्ले करके देखा करो कि किस प्रकार से आपसे गलती हुई है। चीज़ें क्लियर आपकी? अब आप आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए कहानी या स्थिति लिखिए और व्यंजकों का मान ज्ञान निकालना है। अभी आपको यहाँ आपको पद नहीं निकालने, आपको व्यंजकों का मान निकालना है और सिर्फ आपको क्या करना है? कहानी भी लिखनी है अभी। ठीक है? अब आप देखिए भी, यहाँ कहानी क्या लिखी है अभी? 89 प्लस में 21 माइनस 10 है। तो यहाँ इसके लिए कहानी क्या लिखें अभी? तो इसके लिए हम कहानी लिखेंगे कि राम और श्याम 2 बच्चे थे। राम और श्याम 2 बच्चे हैं और राम के पास 89 टॉफ़ियाँ हैं और श्याम के पास 21। जो मैं बोल रहा हूँ कहानी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राम के पास 89 आपकी टॉफ़ियाँ हैं और श्याम के पास आपकी 21 हैं और दोनों ने मिलके 10 टॉफ़ियाँ बाकी बच्चों को दे दी। राम और श्याम के पास कितनी टॉफ़ियाँ बची? कहानी आपको समझ में आ गई। राम के पास 89 है, श्याम के पास 29 है और दोनों ने किसको दे दी? 10 टॉफ़ियाँ बाकी बच्चों को दे दी, तो उनके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची? तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं अब। कहानी हमने लिख ली, अब इनका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले जोड़ लीजिए कि जोड़ के कितने होंगे? ये होंगे आपके 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11। 110 टॉफ़ियाँ उनके पास थी, 10 टॉफ़ी उन्होंने अदर बच्चों को दे दी, तो कितनी टॉफ़ियाँ बची उनके पास? 100 टॉफ़ियाँ उनके पास, सॉरी, तो आएगा यहाँ पे 100 टॉफ़ियाँ उनके पास बच गई। चीज़ क्लियर? अब देखिए भी,
5 गुणा में 12 क्या है? 5 गुणा में 12 और माइनस 6 क्या है? माइनस 6। तो हम फिर वही एक कहानी लिखेंगे कि राम एक दुकानदार से जाता है और वो क्या है कि 5 कॉपियाँ खरीदता है, 5 नोटबुक वो खरीदता है। कितनी नोटबुक खरीदता है? 5। और एक नोटबुक की कीमत ₹12 है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आपको लिखना है कि राम एक दुकानदार के पास जाता है और 5 कॉपियाँ खरीदता है। एक कॉपी का मूल्य ₹12 है और जो दुकानदार है उसको ₹6 की छूट देता है। तो राम ने कितने रुपए दुकानदार को दिए? आगे बात समझ में कि राम एक दुकान पे जाता है और 5 कॉपियाँ खरीदता है। एक कॉपी का मूल्य ₹12 है और दुकानदार ने क्या दे दी? ₹6 की छूट दे दी। तो राम के को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? तो सबसे पहले आप देखिए, इसको सोल्व करेंगे। पद निकालने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है। 12 पंजे कितने हो गए? ₹60 उसकी कॉपियों के हो गए और ₹6 की छूट दी थी, तो कितने हो गए उसके पास? ₹54 उसको दुकानदार को देने होंगे। बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं है आपका। अब देखिए भई, यहाँ देखिए, फिर हम एक बार राम का केस लेते हैं कि राम को फिर दुकानदार के पास भेज देते हैं कि राम दुकान पे जाता है, वो 4 पेन खरीदता है। कितने खरीदता है? 4 तो क्या खरीदता है? पेन। और पेन की कीमत कितनी है? ₹9 भी। एक पेन की कीमत ₹9 और वो 2 खरीदता है आपकी पेंसिल। 2 क्या खरीदता है? पेंसिल खरीदता है और एक पेंसिल की कीमत ₹6 है। तो बताइए कुल कितने रुपए उसको दुकानदार को देने होंगे? राम क्या खरीदता है? 4 पेन खरीदता है, एक पेन का मूल्य ₹9 है और 2 पेंसिल खरीदता है और एक पेंसिल का मूल्य ₹6 है। उसे कुल कितने रुपए देने होंगे? ये इसकी कहानी बन जाएगी। तो आपके 2 पद हैं, ये कितने हो जाएँगे? 4 दूनी 36 प्लस में 2 छिके 12। 36 और 12 कितने हो गए उसको? आपको ₹48 उसको राम को दुकानदार को देने होंगे। आसान क्वेश्चन है, ठीक है? ये ध्यान रखना मन-मन में। अब आपके मन-मन में कर रहे हैं आप पदों की संख्या कि 4 गुणा 9 ये एक पद हो गया, प्लस का ये एक पद हो गया, इसकी वैल्यू निकाली और पद निकाल के हमने उसको प्लस माइनस जो करना होगा वो हम कर देंगे। चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ से? नीचे दी गई स्थिति में प्रत्येक स्थिति का वर्णन करने वाला व्यंजक लिखिए। इसके पदों की पहचान कीजिए और व्यंजक का मान भी ज्ञात करना। आपको व्यंजक भी लिखना है, पदों की पहचान भी करनी है और फिर उस व्यंजक का मान भी आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। रानी आलिया ने पिछले वर्ष राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी ऐना को 100 सोने के सिक्के दिए भी। ठीक है। राजकुमारी एल्सा ने सिक्कों का उपयोग एक व्यवसाय शुरू करने में किया और अपने सिक्कों को दोगुना कर लिया। राजकुमारी ऐना ने आभूषण खरीदे, अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे हैं। राजकुमारी एल्सा और राजकुमारी ऐना के दोनों के पास कितने सिक्के हैं? यह वर्णन करने के लिए एक व्यंजक लिखिए भी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया कि अब यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कि 100 सिक्के प्रत्येक को 100 सिक्के दिए थे या फिर उसको दोनों को 100 सिक्के दिए थे। हम मान लेते हैं कि दोनों को क्या किए उसने 100 सिक्के दिए भी। दोनों को मतलब जो आपकी राजकुमारी ये थी ना, एल्सा को भी 100 और एना को भी 100 सोने के सिक्के दिए भी। राजकुमारी एल्सा ने सोने के सिक्कों का उपयोग व्यवसाय शुरू करने में किया और अपने सिक्कों को दुगना कर लिया भी। तो राजकुमारी कितने? एल्सा के सिक्के भी। तो कितने आएँगे? तो उसके हो जाएँगे, आप लिखेंगे राजकुमारी एल्सा के सिक्के भी। एल्सा के सिक्के उसने क्या किया? व्यापार किया और सिक्कों को क्या कर लिया? उसने डबल कर लिया, मतलब 2 गुणा में 100। ये हो गया एल्सा के सिक्के। और जबकि राजकुमारी ऐना ने आभूषण खरीदे, अब उसके पास केवल आधे सिक्के बचे हैं भी। ठीक है, उसके पास कितने बचे हैं? आधे। आधा करने के लिए हम किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करते हैं। ये राजकुमारी किसके हैं? ऐना के सिक्के हैं। ये किसके हैं? ऐना के भी। किसके? ऐना के सिक्के हैं। आप लिख लेंगे ऐना के सिक्के। अब दोनों के सिक्के क्या करेंगे? दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 गुणा में 100। 2 गुणा में 100 प्लस में 100 बटे में 2। तो हमारा पहला काम है कि ये जो हमारे पद आ गए ना, प्लस के निशान के, इस साइड एक पद, इस साइड एक पद, तो दोनों पदों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पद की, इसकी आ जाएगी आपकी 200 और प्लस में इसकी जब 100 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका? 50। तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? उनके पास 250 सिक्के हो जाएंगे।
ये आपका व्यंजक पद, पदों की संख्या आपको पता चल गई ना, एक पद आपका ये है और एक पद आपका ये है, 2 पद आपके होंगे और व्यंजक आपका ये वाला व्यंजक होगा। चीज़ें क्लियर आपको? कोई डाउट नहीं इसमें? अब आगे आ जाइए, उसके बाद हमें एक सिचुएशन और दी है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं या फिर मैं जो मोटा-मोटी आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना, वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए अभी। अब है 2 स्टेशनों के बीच 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो टिकट का किराया भी। वेस्ट के लिए, वेस्ट होता है जो 18 साल से ऊपर होता है, वेस्ट के लिए तो कितना है 40 भी। ये बात आपको समझ में आ गई। और बच्चे के लिए 20 का टिकटों की कुल लागत भी। 4 वयस्क हैं भई, वयस्क कितने हैं? 4। सबसे पहले मैं पहले का कर रहा हूँ और किराया कितना है? 40 प्लस 3 बच्चों के लिए, तो 3 बच्चों के लिए बच्चे कितने हैं? 3 और टिकट का किराया कितना है? 20। ये आपका व्यंजक आपने लिख दिया। अब पद कितने हो गए इसमें? आपके 2 पद आपके हो गए इसमें, तो इस पद की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 160 और इस पद की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 60। तो ये आप जोड़ देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा कि इतना ये आएगा, इसको जोड़ के कमेंट कर दीजिए अभी, ठीक है। 2 समूह के लिए जिसमें प्रत्येक 3 वयस्क हैं अभी। अब है आपका कि 4 वयस्क और इसमें कहा कि कोई बच्चा नहीं है, 2 समूह हैं अभी। कितने हैं? 2 समूह हैं और प्रत्येक में 3 वयस्क है अभी। तो 2 समूह, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। इसमें क्या है? 3, इसमें भी 3 वयस्क हैं, इसमें भी 3 वयस्क हैं। तो इसमें कितना लगेगा अभी? तो इस समूह का किराया कितना लगेगा? तो सर आप कहेंगे इस समूह का किराया लगेगा 3 वयस्क तो 40 गुणा में 3 और इसका कितना लगेगा? 40 गुणा में 3 और ये आपका प्लस। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप समूह को ही, एक तो ये व्यंजक इसके लिए बिल्कुल सही है, कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, 2 समूह है ना, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये आपने डबल कर दिया और क्या कर देंगे 40 गुणा में 3। अगर आपने इस प्रकार व्यंजक लिखा तो सिर्फ इसमें एक पद है, यदि ऐसा लिखा तो इसमें 2 पद आ जाएँगे, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा और मैंने आपको बता दिया अलग-अलग व्यंजक के लिए उत्तर आपके सेम हो सकते हैं, कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं समूह कितने हैं? 2, वयस्क कितने हो गए? प्रत्येक समूह में 3 है, टोटल वयस्क कितने हो गए? 6 और 1 वयस्क का किराया कितना है? आप कहेंगे सर 40 है, तो ये भी आपका व्यंजक आपका इसके लिए हो सकता है। हर प्रकार से आंसर आप निकाल सकते हैं। अब तक शायद आप में ये समझ विकसित हो चुकी होगी। अब चित्र में दर्शाए गए मापों के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए व्यंजक लिखकर खिड़की की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए भी। ठीक है। अब आपको ये जाली दे रखी है और इसकी आपको खिड़की है, इसकी ऊंचाई आपको देनी है भी। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 3 चीजें हैं भी। क्या है? एक तो जाली है भी। क्या है? जाली। दूसरी चीज इसमें है गैप। क्या है? गैप, की जाली के बीच में गैप कितना है? तो गैप है आपका। और तीसरा है आपका किनारा भी। क्या है? किनारा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनकी जो लंबाई है या फिर चौड़ाई है वो कितनी है भी। ठीक है। तो जो जाली है ना, उसकी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। जाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कोई आपको डाउट नहीं? दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। जो आपका, सॉरी गैप आपका, सॉरी अगर मैं एक्यूरेट बात करूं यहाँ पे, यहाँ जाली तो आपकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। गैप आपका बीच में कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आपको चीज़ें क्लियर? और किनारा है आपका 3 सेंटीमीटर।
चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ से? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जाली कितनी लगी हुई हैं, कि जाली आपकी कितनी लगी हुई है कि आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जालियाँ हैं और एक जाली कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की। ये आपने निकाल लिया और क्या ऐड होगा आपका? गैप। गैप कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गैप है और एक गैप कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। ये भी आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद किनारे कितने हैं आपके? किनारा एक ये रहा ऊपर और एक किनारा आपका ये रहा नीचे, 2 आपके किनारे हैं और किनारों की कितनी थी? 2 गुणा में 3। तो ये आपने व्यंजक इसके लिए लिख दिया खिड़की की ऊँचाई के लिए। अब आप क्या करेंगे? इसकी टोटल ऊँचाई निकाल लेंगे। तो आपके पद कितने हो गए? एक ये पद, आपका ये पद हो गया और एक पद आपका ये हो गया, बीच में प्लस का निशान आपका आ गया। तो ये 6 दूनी 12, 7 पंजे 35 और प्लस में 6। तो आप टोटल ऊँचाई आप निकाल सकते हैं। तो 35 और 6 41, 41 और 12 आपका 53 इसका आंसर होगा। 53 सेंटीमीटर इसकी ऊँचाई होगी खिड़की की। चीज़ें समझ में आ गई। अब आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जाली की ऊँचाई, जाली की संख्या, ठीक है? जाली का गैप, गैपों की संख्या कि गैप कितने हैं, जाली के किनारों की ऊँचाई और आपका कि किनारे कितने हैं। तो आप लिख देंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट था ना, ये समाप्त होता है। फिर आगे हम देखेंगे कोष्ठकों को हटाना, कोष्ठक के बारे में बात करेंगे, ब्रैकेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट मैथ लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।